नाजरीन को मेरा सलाम पहुंचे। मैं हूं वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। दोस्तों, अपने वादे के मुताबिक जैसा कि मैंने कहा था कि हम अगला एपिसोड करेंगे अर्थव्यवस्था पर और ख़ास तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था को लॉकडाउन से निकालने के लिए, और जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि आत्मनिर्भर हमें बनना है, हमें दूसरों की तरफ देखना बंद करना होगा, उस पर चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और पूरी तरह फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस बात पर, ये देखने के लिए कि क्या हम बहुत आसानी से लॉकडाउन के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चला पाएंगे, हम अपने मजदूरों को, गरीबों को काम दे पाएंगे, हम बड़े जो उद्योग हमारे कोलैप्स करने के कगार पर है, जो बैंकक्रप्ट होने की संभावना है कुछ कंपनियों की, और जो कुछ बेरोजगारी बढ़ी है, उसको कैसे रोजगार दे पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुत हद तक संभावनाएं हैं कि जो बड़ी कंपनी हैं जिनको बड़े पैकेज दिए जा रहे हैं, बड़े पैकेज जो है वो जो उन कंपनियों को दिए जाएंगे 2 या 3 महीने के लॉकडाउन के बाद, उनके जो बैंकर्स को उनकी लायबिलिटी है, ये कंपनियां उसे इस लायबिलिटी में इस्तेमाल करेंगी। और कहाँ इस्तेमाल करके किस तरह के फायदे हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि भारत की अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था देखिए 2 तरह की चीजें आप समझ लीजिएगा। एक तो हम आजकल पूरी तरह से भारत में फोकस हो गए हैं और जो भारतीय मीडिया है उसने हिंदुस्तान के तकरीबन 60% आवाम को बिल्कुल बट्टे खाते में डाल दिया है, दरकिनार कर दिया है। कोई चर्चा नहीं होती है निचले दर्जे पर गरीबों की और कमजोरों की, और जो मजदूर है जिसके कंधों पर देश खड़ा है, उनकी चर्चाओं को बिल्कुल दरकिनार करते हैं। जब हम अर्थव्यवस्थाओं की बात सरकारी तौर पर करें, गैर सरकारी तौर पर करें, मीडियाबाजी के तौर पर करें, दोनों तीनों सूरत हाल में हम उन तमाम एक तबके को, कामगार तबके को बिल्कुल इससे अलग रखते हैं और हम बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करते हैं। 2, 4, 10, 50 जो बड़ी कंपनियां हैं, उनका कैपिटल अमाउंट बढ़ा है, घटा है, उनका मार्केट, शेयर मार्केट में डाउन आया है, अप आया है, अब उनको कैसे संभाला गया, कितनी सरकारी कंपनियों को बेचा गया, कितनी सरकारी कंपनियों को इन कंपनियों में डाल के शेयर मार्केट के सेंसेक्स को जो है वो ऊपर दिखाया गया। ये बहुत कुछ लगातार पिछले 3-4 सालों में बड़ा खेल होता रहा है हिंदुस्तान में। यही वजह है कि सेंसेक्स हमारा अप 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 होता गया, रोजगार हमारा डाउन 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 होता गया, प्राइस हमारे डाउन 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 होते गए। वजह यह है कि जब हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट की, तो उस कैपिटल मार्केट में हम कहीं पर भी ये सोचते नहीं कि एक ऐसा हिंदुस्तान भी है जो आज आपको सड़कों पर नजर आ रहा होगा, जो पैदल चल रहा है, जिसके हालात आप देख रहे हैं कि नंगे पांव चल रहे हैं, पेट में रोटी नहीं है, फिर भी सरकार से शिकायत नहीं है, फिर भी सिस्टम से शिकायत नहीं है। इतना ईमानदार, इतना ऑनेस्ट, इतना मासूम, कितना ये पीपल 60 करोड़ हैं, 60 करोड़, बहुत बड़ी जनसंख्या है। प्रधानमंत्री जी, आपको जितना साथ मिला है, इतना साथ दुनिया के किसी बादशाह को, किसी प्रधानमंत्री को, किसी राष्ट्रपति को आज तक नहीं मिला। यानी इतनी बड़ी, करोड़ों लोग सड़कों पर आए, करोड़ों लोग पैदल चले। एक बच्ची जो है वो 15 साल की बच्ची अपने फादर को साइकिल पे लेने के लिए 1500 किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। आप समझते हैं इसका मतलब क्या है? जो बच्ची साइकिल पे 1500 किलोमीटर अपने फादर को लेके जा सकती थी, वो बाइक और स्कूटर पर क्यों नहीं जा सकती थी? क्या फर्क था ये बताइए? क्या फर्क था उसमें, उस गरीब के पैदल 1500 किलोमीटर साइकिल चलाने में और मोटरसाइकिल पर ले जाने में कितना फर्क था ये बताइए? या तो फिर आप साइकिल पर चलने से भी उसे रोकते थे, या फिर मोटरसाइकिल वाहन में लोगों को भेजने की सुविधाएं करा देते। अगर आप समझते हैं कि इसमें कोई फर्क था, वो बाइक 2 घंटे में या 4 घंटे में या 10-20 घंटे में अपने घर पहुंच जाती। एक बच्ची 1500 किलोमीटर साइकिल पर अपने बाप को, बीमार बाप को लेके जाती है। आप समझ सकते हैं, मतलब हजारों किलोमीटर का सफर तय करना, साइकिल पे करना, बीमार बाप को लेके धूप, तपती हुई धूप में करना। कितना महान है ये देश, कितने महान है इस देश के लोग, क्या इसका अंदाजा आपको है?
अगर आपको है तो इस देश की उस आवाम की सोचिए, जो इस रिश्ते की सोचिए, इन भारतीयों के उन रिश्ते की सोचिए। अगर यही कोई यूरोप होता या दूसरी दुनिया के दो लोग होते तो कोई किसी के लिए नहीं करता। यूरोप की दुनिया में जिस दुनिया को आप बनाने की बात करते हो, जिस दुनिया का इस देश में ख्वाब दिखाया जा रहा है, वो दुनिया वो है जो अपने बाप को पड़ोस की फ्लैट में रहते हुए उसका हाल पूछने तक नहीं जाते। और यहाँ एक बच्ची हजारों किलोमीटर साइकिल पे चली जाती है अपने बाप को लेने के लिए। आप समझते हैं कि ये हिंदुस्तान क्या है और हिंदुस्तानी सभ्यता क्या है? आप इस सभ्यता को, जो लोग इसके फेवर में हैं कि हिंदुस्तानी सभ्यता को नष्ट किया जाए, दरअसल वो खुद के साथ धोखा कर रहे हैं और देश को बहुत बड़े, मतलब हमारे विरसे को खत्म करने की साजिश बहुत अच्छी नहीं है। इसे मैं बहुत सख्त लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, जरा सोचिएगा। मगर एक चीज फिर मैं वापस अर्थव्यवस्था पर आ जाते हैं साहब। बात यह है कि हम अगर आर्थिक विषयों की बात करें तो अभी तक 20 लाख करोड़ के पैकेज के बाद भी कोई हालात आपको सुधरे हुए नजर आते हो तो बता दीजिए। इन लोगों को खाने के लिए आपने रोटी दे दी होगी, चावल दे दिए होंगे, अनाज दे दिया होगा, मगर जब ये काम पे निकलेंगे तो क्या इनको आप काम देने के लिए आपने व्यवस्था कर दी है? आपने अगर मनरेगा, मैं स्वागत करता हूं कि मनरेगा का आपने जो है थोड़ा रेट बढ़ा दिया है, मगर इन तमाम लोगों को हर स्टेट में से निकल के अपनी स्टेट में लोग जा रहे हैं और अपने स्टेट के अपने गांव में जा रहे हैं। वहां गांव में रोजगार की आपने क्या व्यवस्था कर दी? हमारे पास ऐसी कौन सी तकनीक है? एक बात यहां याद रखिएगा कि विदेशों से हमारे यहाँ चिपसेट्स, कलपुर्जे, खिलौने, इनके टुकड़े टुकड़ों में आते थे, जिसमें वो टैक्स बचाने के लिए, एक्साइज बचाने के लिए भी वो लोग जो है इस तरह खुले हुए लेके आते थे। और इस बहाने से यहाँ लोगों को असेंबलिंग में जो काम मिल जाता था, रोजगार मिल जाता था। अगर आप अब आत्मनिर्भर बनने की बात करोगे तो ये करोड़ों लोग हैं जिनके हाथ से रोजगार छिन जाएगा, जिनके हाथ से काम छिन जाएगा, चूंकि वो असेंबलिंग कंपनी 2 दिन के अंदर नई कंपनियां बना के खड़ी कर देंगी और इन लोगों को रोजगार दे देंगी। ऐसा झूठ मत बोलिए, ये झूठ है। न जाने क्यों आप क्यों मजबूर हैं, मैं नहीं जानता हूं, मगर ये झूठ है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए, हमको यकीनी तौर पर आत्मनिर्भर होना चाहिए, मगर उसका रोड मैप क्या है? आपके पास जो कंपनियां सरकार की थी, चाहे वो रेलवे हो, बहुत सारे ONGC हो, बहुत सारी कंपनियां आपके पास हैं। एल्युमिनियम बनाने की कंपनियां हैं, टेलीकॉम कंपनियां हैं, वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, और आपके पास स्टेट में चलने वाली बसें हैं। यहां मैं निवेदन करता हूं, आप कम से कम सरकारी मशीनरी से, थिंक टैंक से और इस देश की राजनीति से, कि मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए, समझिए। ठीक है, जब हम मूलभूत सुविधाओं की बात करें, यानी विदेशी बड़ी गाड़ी, मर्सिडीज, ये AC, फ्रिज, ये तम बातें करेंगे, आत्मनिर्भरता की बातें करेंगे, बड़े उद्योग की बातें करेंगे, वो आप कर सकते हैं। बड़ी आसानी से आप पैकेज भी दे देते हैं, लोगों का पेमेंट राइट ऑफ भी कर देते हैं, कर्जे माफ भी कर देते हैं, बैंकों में सुविधा भी दे देते हैं, बड़े लोन भी उनको मुहैया करा दिए जाते हैं। ना उनका काम कल रुका था, ना आज रुका है, ना कल रुकेगा। आपको उन्हीं की चिंता क्यों होती है? मेरे देश के इन गरीबों की चिंता तुम्हें क्यों नहीं होती, जो सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, कोई शिकायत नहीं, एक दाना उनके पेट में नहीं, एक पानी का गिलास उनके हलक में नहीं, पैरों में चप्पल नहीं, गांवों को चल दिए, हजारों किलोमीटर जा रहे हैं, और आप उनके बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। कितनी क्या दिल पाया है आपने, कमाल है, क्या दिल पाया है। आप ऐसे लोगों को इंसान नहीं समझते, ऐसे लोगों को मानव नहीं समझते। अगर समझते हैं तो कल मेरा एपिसोड देखने के बाद आप सार्वजनिक तौर पर जवाब दीजिए कि इन करोड़ों लोगों के लिए आपने क्या किया है, कितनी सुविधाएं की हैं, कैसे लॉकडाउन खोलने के बाद इनकी जिंदगी आप खुशहाल बनाने वाले हो। अगर नहीं बनाने वाले हो तो प्लीज इन गरीबों का खून चूसना बंद करिए, इनका शोषण करना बंद करिए, ये जाति करना बंद कर दिए, ये जुल्म करना बंद करिए। अगर आप ईमानदार हैं सुनिए,
बहुत छोटी सी, हालांकि इसमें घंटों मंथन की जरूरत है, कई महीने मेहनत की जरूरत है, बहुत सारे प्लान एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। मैंने कहा मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो सब जानता हूं जो वो अमीरों के खेल होते हैं कि मैं बता दूंगा। आपके एक एक मिलियन तो बहुत दूर की बात है, आपके आने पाइयों का हिसाब मुझे पता है, आपकी हर अर्थव्यवस्था के कोने कोने की जानकारी मुझे है। मैं तमाम कंपनियों के डाटा खोलने बैठूं तो एक एक खोल दूंगा, मगर क्या होगा उससे क्या मेरा वो गांव का भारत, वो गांधी का भारत जो गांव में रहता है, क्या वो खुशहाल हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। आप समझिए, यहां पर अगर आप ईमानदारी से तुरंत ये चाहते हैं कि थोड़ी सी सुविधाएं, थोड़ा सा हिंदुस्तान संभल जाए और आपसी लोगों में कुछ पैदा हो जाए चीजें और सरकार को भी फायदा हो। एग्जाम्पल के तौर पर, चूंकि ये तो महीनों स्ट्रगल और कसरत के प्रोग्राम है कि उनको कैसे जो है आम जनता के फेवर में किया जा सकता है, कैसे आम जनता को इनके फायदे मफाद पहुंचाए जा सकते हैं। फिलहाल सपोज करो, एग्जाम्पल हम उठाते हैं कि अगर आप ये बड़ी कंपनियों को रेलवे नेटवर्क देने के बजाय अगर आप इसके पार्ट कर दें, जैसा कि आपने किए हैं, जैसा कि मेरे पास जो खबर है कि आपने 4 अलग अलग तरीके से टेंडरिंग करते हैं कि आप ट्रैक बनाने वाले जो कंपनियां हैं उनकी अलग से विनिवेश करा देते हैं, जो कल पुर्जे बनाने वाली कंपनियां हैं उनका अलग से विनिवेश करा देते हैं, जो टिकटिंग और देख रेख करने वाली है उसका अलग से आप करा देते हैं। इनमें खेल क्या होता है? आप जनता के हिस्से में वो पार्ट रख देते हैं जिस पार्ट में घाटा आता है, यानी जो खरीदारी, जो रेलवे का डिपार्टमेंट खरीदारी करता है और रेल नेटवर्क को जो है वो कनेक्ट करता है, चलाता है और उसके नफे नुकसान को देखता है, वो जनता का होता है। अब वो नफा नुकसान में कैसे बदलता है? अब वो कंपनियां देखिए कि जो पुर्जे बनाती है, अगर उसमें प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाती है तो क्या होता है? प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि आपके जो रेलवे नेटवर्क को वो अपना डब्बा, बल्ब, पंखा, सीट जो भी बना के देगी, वो उसमें अपना निश्चित रूप से प्रॉफिट जोड़ लेगी और प्रॉफिट जोड़ के जनता के संस्थान को सेल आउट कर देगी, यानी रेलवे को सेल आउट कर देगी। दूसरी तरफ जो ट्रैक बिछाने का काम करती है, लेबर का काम करती है, सब चीजें जो ये लेबरिंग और ट्रैक बनाने की सब चीजें करती है, वो अपना पूरा प्रॉफिट के साथ इसको जोड़ेगी और सेल आउट कर देगी, बिल कर देगी जनता की कंपनी को। इसी तरह जो स्टेशन आप विनिवेश करते हैं या जो लोगों को देते हैं, तो स्टेशन से जो प्रॉफिट होगा, यानी कि वो प्रॉफिट भी आप वो कंपनियां कमाएंगी, आपको लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, वो जनता की कंपनी देखेगी किस तरह से। तो यानी कि जो जनता अपनी गाड़ी कमाई का पैसा नेटवर्क को देगी, वो नेटवर्क का पैसा अपनी ही कंपनियों में प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू आप प्रॉफिट जो है वो जनता तक के पैसे को बड़ी कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या इससे रोजगार बढ़ गए हैं? जो हम प्राइवेट कंपनियों को, बड़ी कंपनियों को जितनी कंपनियां हमने अभी तक दी है, क्या आप बता सकते हैं उसमें कितनी भर्तियां हो गई हैं, कितने गरीबों को रोजगार मिल गया है? जो पहले सरकारी नौकरी पर अवेलेबल थे वो बाद में अब उनको प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। जॉब के अवसर 1% भी नहीं बढ़े, सेंसेक्स ऊपर चला गया, विनिवेश हो गया, ये दिखाई दिया कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जबकि हम इस जेब का पैसा निकाल के इस जेब में डाल रहे हैं। ये खेल है। ये जेब हमें खाली नजर आ रही है, दूसरी जेब हमें भरती हुई नजर आ रही है। ये हमारी आंखों का धोखा है, भ्रम है। ये भ्रम थोड़ा कम कर दीजिए। जमीनी स्तर पर जैसे आप सपोज करिए कि छोटे ठेकेदार से ये तमाम देश में नेटवर्क है, तमाम देश के कोने कोने तक ये नेटवर्क फैला है। हमने तो पहले भी विरोध किया था, आप आधुनिकता की तरफ अभी मत जाइए। हमारे हाथ इतने ज्यादा हैं, हमारे हाथ इतने ज्यादा हैं, उन्हें काम दीजिए। आप अगर बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें गरीबों का हक मारा जाएगा, गरीब मजदूरों का हक मारा जाएगा, कामगारों का हक मारा जाएगा, छोटे ठेकेदारों का हक मारा जाएगा। हमें उन्हें काम देने की सोचनी चाहिए। आत्मनिर्भरता आपको जीरो से शुरू करनी चाहिए। जीरो का मतलब मिनिमम हाई तकनीक का इस्तेमाल करिए। जहां आपको हाई तकनीक चाहिए, आप अपनी फौज के लिए, हमारी फौजों के लिए जो है हाई तकनीक का इस्तेमाल करिए। हमारी जो
दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके लिए हाई तकनीक का इस्तेमाल करिए, बड़ी मशीन बड़ी फैक्ट्रियों के लिए आप हाई तकनीक का इस्तेमाल कीजिए। जो मैन पावर का काम है उसमें कभी कम से कम अभी हाईटेक मशीनें मत लगाइए, क्योंकि वो रोजगार छीनती हैं, कम करती हैं और नुकसान पहुंचाती है। बड़ी कंपनियों का पेट भरती है, बड़े मोटे जो उद्योगपति है, जो कैपिटलिस्ट है, उनका पेट फुल भर देती है, मगर आम इंसान की रोजी छीन लेती है। इस पर सोचिए, इस पर सोचकर आगे बढ़िए, देश को आगे बढ़ाइए, देश की जनता को आगे बढ़ाइए। पूरे देश में आपका रेलवे नेटवर्क है, छोटे छोटे पार्ट में लोगों को काम देना शुरू करिए, लोग उभर आएंगे, लोगों का अर्थव्यवस्था चल निकलेगी। सेकंड पार्ट में आप जो है, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपके पास पूरे देश में बसों का नेटवर्क है। आप पूरे देश में कहीं से भी किसी स्टेट गवर्नमेंट को उठा के देख लीजिए, ज्यादातर वहां की जो ये बसें हैं जो सरकारी तौर पर चलाई जाती हैं, आपके खाते में घाटा लेके आती हैं, नुकसान लेके आती हैं। ये घाटे की जो बसें हैं, ये करोड़ों करोड़ बसें तो कम नहीं है, पूरे देश में करोड़ों बसें हैं। ये उनका डाटा भी दिया जा सकता है, मगर उससे फायदा नहीं कि मैं डाटा बताऊं और गणित बताऊं, वो कई लोग और हैं ये कर लेंगे इस काम को। मैं मूलभूत आपको एक आइडियोलॉजी बता रहा हूं, सलाह मांगी तो डिटेल भी बताऊंगा। बात यह है कि अगर आप इनको जो आपको 100% आपको दिखाई दे रहा है कि ये तमाम इदारे आपके लॉस में जाते हैं, सरकारी बसेस डिपो लॉस में जाते हैं, आप कल से इनकी बिडिंग शुरू कर दीजिए। बिडिंग में आप पहले दिन से प्रॉफिट रख लीजिए। स्टेट गवर्नमेंट का प्रॉफिट होगा, केंद्र सरकार का प्रॉफिट होगा और इस पूरे डिपो, इस नेटवर्क का प्रॉफिट होगा। आप इनकी बिडिंग करके एक एक बसों को, दो दो बसों को, चार चार बसों को आम लोगों को दीजिए चलाने के लिए। ये वो प्रॉफिट करके अपना पेट भी पालेगा, सरकार को निश्चित रूप से प्रॉफिट देगा। और ये जो भ्रष्टाचार का खेल जो घाटे में लाता है ना, इसको कभी प्राइवेट बसें घाटे में नहीं जाती हैं, सरकारी बसें ही घाटे में जाती हैं। निश्चित रूप से ये भोले लोग, शरीफ लोग आपको कुछ भी नहीं कहते। ये कहते ही नहीं कि आप इनको जो है किस तरीके से जो प्रॉफिट दूसरी चीजें कमाती हैं, आपके अंडर में आने के बाद वो घाटा कैसे करने लगती है। ये भ्रष्टाचार खत्म होगा प्रधानमंत्री जी, ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्रियों से बात करिए, छोटे छोटे लोगों को रोजगार मिलेगा, करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, अच्छी प्राइवेट हाथ में ऑपरेशन जाएगा, अच्छी सुविधाएं मिलेगी। आप क्वालिटी कंट्रोल मॉनिटर करिए, क्वालिटी कंट्रोल को आप मॉनिटर करिए, बाकी लोगों को इस रोजगार को बांट दीजिए। आप अमीरों को ये नेटवर्क मत दीजिए, अमीरों को ये सुविधाएं मत दीजिए, आम भारतीय गरीब को दीजिए। वो उसमें काफी लोगों को जो है इसका फायदा होने वाला है। ये इस तरह की चीजें अगर आपने बिडिंग शुरू कर दी है तो इनके सरकारी जो एम्प्लॉई हैं उनको भी रहने दीजिए। एक एक लोगों की उनकी भी एंट्री, मतलब बहुत सारे ऑप्शन उसमें आगे बढ़ेंगे तो निकाले जा सकते हैं। और निश्चित रूप से ये आपको दिखाई देगा कि ये हर इदारा, चूंकि जिस दिन बिडिंग होगी ना, सपोज करो दूरदर्शन पर आप फ्री में लोगों के 25-25 हजार में आपने शुरू किया था, लोगों के चैनल डालते थे D2H पर। जब D2H पर सरकारी तौर पर किसका चैनल डला, किसका नहीं डला, उसके पीछे क्या गेम हुआ, क्या नहीं हुआ, सरकारी संस्था यानी ट्रांसपोंडर को घाटा होता था। प्राइवेट प्लेयर्स उसमें काफी कमाते थे, मगर वो कैसे कमाते थे, ये बड़े प्लेयर्स, वो कोई छोटे लोग नहीं थे। आपने उसको बिडिंग सिस्टम में लाया, आज वो 4 करोड़ 7 करोड़ तक 8 करोड़ तक बिडिंग जाती है, यानी दूरदर्शन पैसा कमाता है, मोटा कमाता है। ठीक उसी तरह अलग अलग स्टेट में, अलग अलग इलाकों में करोड़ों लोगों को आप काम दे दीजिए। जो भी कारोबार, जो भी आपकी कंपनी है, उस जॉब को सेलेक्ट करिए। छोटे कंपनियों को, छोटी ठेकेदारों को जो 100-200 लोगों को, 50 लोगों को काम दे सकते हो, इस तरह के लोगों को बिड करिए। उन लोगों से आप निश्चित सरकार के लिए प्रॉफिट कमा लीजिए और उसके बाद जो है वो लोग भी प्रॉफिट कमाएंगे, लोग खुशहाल हो जाएंगे, अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगी। और अगर ये हम इस तरीके से इस काम को हम अपने अंडर में रह के घाटा दिखाएंगे तो जनता को, जब तक ये आपके अंडर में है, इनकी घाटा पूर्ति के लिए जनता पर बोझ पड़ता है।
आप उसके लिए टैक्स बढ़ाते हो, आप टैक्स लेते हो, उसके बाद आप अगर टिकट है वो उसके रेट बढ़ा देते हो, आप उसमें कंज्यूम करने के लिए जो चीजें हैं वो आपको मल्टीप्लाई करते जाते हो, घाटा बढ़ता जाता है, जनता के बोझ बढ़ता जाता है और घाटा लगातार बढ़ता जाता है। ये भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार खत्म करते हैं तो प्राइवेट हाथों में सरकारी काम छोटा छोटा दे दीजिए, प्राइवेट लोगों को उद्योग के लिए कम से कम तकनीक, और ये बड़ी कंपनियों को जिस तरह आप करोड़ों लाखों करोड़ रुपए माफ कर रहे हैं, इस तरह लाखों करोड़ रुपए की छोटी छोटी मशीनें अगर कुटीर उद्योग में आप बंटवा सकते हैं अभी, तो मैं समझूंगा कि आप यकीनी तौर पर इस देश को आर्थिक समृद्ध बनाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। क्योंकि आपकी हाई तकनीक से बने हुए प्रोडक्ट तो ये 30% की जनसंख्या है जहां ये पूरा गेम चलता है, जिसकी चर्चा पिछले 6 साल से देश में हो रही है। ये मात्र 30% लोगों का भारत है, 70% लोगों का भारत नहीं है। ये 30% लोगों का भारत है जिनके लिए हम सेंसेक्स के आंकड़े देखते हैं, जिसके लिए हम उद्योग देखते हैं, कार देखते हैं, और जिसकी चर्चा तमाम इस सो कॉल्ड मीडिया, माफ करना भारतीय मीडिया में, आप जानते हैं विदेशी कंपनियों का कितना पैसा लगा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय बेचारे बहुत कम है, 1-2% लोग ही जानते हैं कि जिसे वो भारतीय मीडिया समझते हैं, उसमें भी विदेशों का पैसा लगा हुआ है। और विदेशों का पैसा वो अपने देश की नीति को ज्यादा प्रेफर करेंगे, आपको फायदा करके अपना नुकसान करवाएं। इतना बेवकूफ कोई देश नहीं होता। इतना आप में समझ होगी, मुझे नहीं लगता होगी तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी अकल से अंधे आप जरूर हैं, कुछ आप जानते भी नहीं है। भक्ति करिए, मुझे क्या लेना है, मेरा काम जो है समझाना है, वो मैं समझा रहा हूं। अगर हम इन तमाम छोटे छोटे जनहित के काम को करें, 60 से 70% भारत की जो गुर्बत है उसे बाहर निकालने की कोशिश करें, तो जो आप लिक्विड मनी एक मुश्त डालते हैं, वो लिक्विड मनी इनमें फ्लो करेगी। अगर ये छोटे छोटे इलाकों में अगर ये मनी फ्लो करेगी, ये लिक्विडिटी जो फ्लो करेगी, तो छोटी छोटी जो उद्योग हैं वो पनपना शुरू हो जाएंगे। ये हमने 80 के दशक में अपनी आंखों से देखा है। मैं इसमें इन्वॉल्व रहा हूं और मैंने भारत को तरक्की करते हुए देखा है। जब ये नोएडा, जहां से आज ये सो कॉल्ड मीडिया फीडिया जो भी है चलाया जाता है, ये बना नहीं था। जब ये बन रहा था, ये किसी स्कीम के तहत इसको बनाया गया था। आत्मनिर्भरता, नेशनलाइजेशन जिस तरह से चीज़ों का किया गया था, उसके बाद हमने तरक्की की, उसके बाद हमने किस तरह जो है अपने आप को डेवलप किया, वो दौर भी आप भी जानते हैं, आपने देखा होगा। पता नहीं तब उतनी समझ आप में थी कि नहीं, मैं नहीं जानता, मगर आप लोगों ने देखा जरूर होगा कि वो छोटे छोटे उद्योग लग गए थे। बल्ब, शल्ब, ट्यूब, जो कुछ भी थी, गाड़ी के पार्ट, सब भारत में ही बनते थे। हम बिल्कुल आत्मनिर्भर थे। फिर हमको आत्मनिर्भरता से ग्लोबलाइजेशन की तरफ लाया गया। अब ग्लोबलाइजेशन की तरफ ला के कहते हैं कि वापस आत्मनिर्भरता की तरफ आ जाओ। सही फुटबॉल बनाई है जनता की, सही फुटबॉल बनाई जा रही है जनता की। जनता महान है। ये सब बातें भी जो मैं कर रहा हूं ना आप लोगों से, मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे समझ में नहीं आ रहा है, कड़ी कहां से उठाएं, कहां से जोड़ें। ये आपका काम है, आप जोड़ें न जोड़ें वो आप देखें। मेरा काम है ये समझाना कि किसी तरह में आम इंसान, आम गरीब इंसान, उसको जो आज बेरोजगारी से परेशान है, जो कल और ज्यादा परेशान होने वाला है, जिसके हाथ से रोजगार चले जाने वाले हैं, जिसकी स्थितियां इस हद तक खराब हो सकती है कि एक, उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, आगे आने वाले दिन इतने ज्यादा खराब हो सकते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अलबत्ता उनको तुरंत किसी न किसी तरीके से पिक करने के लिए, उठाने के लिए, सोचने के लिए आपके लिए जरूरी है कि इनके लिए काम किया जाए। इस मेरे भारत को, इस गरीब भारत को, वो जो आपका भारत है, 30% लोगों का भारत, उसे भी आप जो कुछ करना है वो कर लीजिए। जो 70% मेरा भारत है उसे किसी तरह बचा लीजिए। उनको रोजगार देने का प्लान करिए, उनको काम देने का प्लान करिए। ये सरकारी संपत्तियां, इनकी संपत्तियां देने की आपको जरूरत नहीं है, इनका तो उल्टे नेशनलाइजेशन करिए और इन्हें काम के तौर पर छोटी छोटी बिडिंग के साथ आम लोगों तक बांट दीजिए। ये तमाम उद्योग, ये तमाम संस्थान जिन्हें आप घाटे में दिखाते हो, सब प्रॉफिट में बदल जाएंगे। जैसे आप जानते हैं, मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको कि आज सोच लीजिएगा आपके पास कितने चैनल हैं,
दूरदर्शन के D2H पे, और आपने कितनी बिडिंग की होंगी, कितने चैनल हैं, कितना पैसा आपके पास आ रहा होगा जो घाटे में चल रहा था। इसी तरह हर संस्थान वहाँ फायदे में जाएगा। रेलवे नेटवर्क आप फायदे में ही बिडिंग करके तय करिए, 2 मिनट में आपकी बिक जाएगी और प्रॉफिट कमा के देगी। भ्रष्टाचार और घाटा दिखाने की गुंजाइश नहीं बचेगी। ये जो तमाम हर राज्य में स्टेट बसे हैं, मैं कहता हूं कि कम से कम हजारों चीजें ऐसी हैं आपके पास जो दी जा सकती है। मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं छोटा छोटा, जो पूरे देश में मौजूद है, और इनका चैन आता है, इनकी सबकी चैन है कि किस तरह आप सड़क देंगे तो फिर आप जो बड़ी मशीनें हैं, ठीक है, उनको एक लिमिटेड काम आप दीजिए, बाकी का काम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट आपको करना है ताकि लोग उसे करवा सकें। बहुत सारे ऐसे काम हैं, उन पर वर्कआउट करिए, मीटिंग बुलाइए, एक्सपर्ट्स को बुलाइए, कंपनियों के जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं उनके मशवरे मत लीजिए। जो स्ट्रीट दलाल स्ट्रीट के जो हमारे उनको दलाल ही बोलते हैं, अगर वो आपको मशवरा देंगे तो उनको सिर्फ 3 से 4% वाली जो इंडस्ट्री है वो नजर आती है, जिसमें कैपिटल का गेम होता है। वो गरीबों को न देखना चाहते हैं, न जानना चाहते हैं, उन्हें उनसे कोई मतलब भी नहीं है। ये जो हमारे ऑटो वाले हैं, रक्षा वाले हैं, हमारे खेतीहर मजदूर हैं, इन तमाम लोगों के सामने बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। इन मुश्किलों का कोई समाधान कीजिए, आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, देश आपके साथ है। 1500 किलोमीटर एक बेटी साइकिल पर अपने पिता को ले जाने वाली आपके साथ है। ये फर्क एक बार फिर आखिर में बता दीजिएगा कि वो जो मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर 50 लोग सड़क पर चलते रहे, कोरोना का उन पर कोई असर नहीं हुआ। साइकिल पर अपने बाप को ले गई बिठा के, अगर वो एक कार में या एक स्कूटी में कोई जा रहा हो, उस तरीके से अगर वो इस तरह लोगों को एक एक करके निकलने का मौका दिया जाता तो शायद ये नौबत भी ना आती, लोग अपने घरों को पहुंच जाते, कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया होता। मेरे ख्याल से गरीबों की भी सोचनी चाहिए। सिर्फ अमीरों की सोचने से कैपिटलिस्टों का भला हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय चंद लोगों में आपकी छवि बन जाएगी। भारत का जो गरीब भारत है, जो गांव का भारत है, जो गांधी का भारत है, वो भारत कहीं खो जाएगा। उसे बचाइए, आगे बढ़िए, हम आपके साथ, देश आपके साथ। प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। खुदा हाफिज।